नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ दे टीवी पे। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 में हुए पुलवामा अटैक में जो एक्सप्लोजिव यूज हुआ था उसके एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए जो एल्युमिनियम पाउडर यूज किया गया था उसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजॉन से मंगाया गया था। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2022 में जो गोरखनाथ टेम्पल में एक सिक्योरिटी पर्सनल पर अटैक हुआ था उस अटैक को एक ISI सिंपैथाइजर ने प्लान किया था और उसको प्लान करने के लिए जो फंडिंग हुई थी उसके ट्रांजैक्शंस पेपाल ऐप से किए गए थे। अपनी लोकेशन को छिपाने के लिए यहाँ पर VPN यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यूज किया गया था जो कि कंप्यूटर के IP एड्रेस को छिपाने का काम करता है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, UPI ट्रांजैक्शंस और उन ट्रांजैक्शंस को छिपाने के लिए VPN का यूज करना। आतंकवादी जिस तरह से टेक्नोलॉजी का मिसयूज कर रहे हैं ये एक कंसर्न है और एक नया चैलेंज है दुनिया भर की सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, क्योंकि ये सब ट्रेस करना आसान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एल्युमिनियम पाउडर की बात करें जो पुलवामा अटैक में एक्सप्लोजिव की पावर को बढ़ाने के लिए यूज किया गया था, तो ये ऑनलाइन बड़ी आसानी से मिल जाता है क्योंकि इसका मल्टीपल यूज होता है पेंट्स में, कॉस्मेटिक्स में, 3D प्रिंटिंग में, थर्माइट रिएक्शन यानी कि वेल्डिंग में। इसलिए इसको इकट्ठा करना बहुत बड़ा काम नहीं है और ना ही इसकी सेल को रेगुलेट किया जाता है। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, इसलिए कौन खरीदता है, किस लिए खरीदता है, ये सब ट्रेस करना मुश्किल है। पर हाँ, अगर बल्क में कोई खरीदता है तो ये बात नोटिस में आ सकती है, पर इन सब चीजों की खरीदारी बल्क में कभी करी ही नहीं जाती। छोटी छोटी क्वांटिटीज में अलग अलग जगहों से खरीदा जाता है और फिर एक जगह लाके इसको इकट्ठा किया जाता है, इसलिए इसको ट्रेस करना मुश्किल है। सेकेंडली, अगर हम बात करते हैं UPI ट्रांजैक्शन की, तो यहाँ पर भी सेम खेल होता है। बड़े बड़े ट्रांजैक्शन जल्दी नोटिस में आ जाते हैं, इसलिए ये लोग छोटे छोटे ट्रांजैक्शन करते हैं और मल्टीपल अकाउंट्स यूज करते हैं, इसलिए ये सब नोटिस में नहीं आता। गोरखनाथ टेम्पल वाले केस में VPN का यूज करते हुए 44 ट्रांजैक्शन किए गए थे। इन 44 ट्रांजैक्शन में 6,70,000 रुपए इकट्ठा किए गए थे, यानी कि लगभग 15,000 पर ट्रांजैक्शन। और मेरे ख्याल से जहां रोज करोड़ों में ऐसे छोटे छोटे ट्रांजैक्शन होते हैं, ऐसे ट्रांजैक्शन के पीछे क्या एक्टिविटी है और क्या मोटिव है, इसको ट्रेस नहीं किया जा सकता तब तक जब तक कोई पैटर्न ना नोटिस हो। इस केस में भी पैटर्न नोटिस हुआ था जिसके बाद अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया था, पर तब तक इनफ फंडिंग इकट्ठा हो चुकी थी। मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी में फंडिंग इकट्ठा करने का एक तरीका क्राउड फंडिंग भी होता है, जहां पर किसी सोशल कॉज के नाम पर 10, 20, 50, 100 करते करते करोड़ों रुपए इकट्ठा हो जाते हैं। आजकल के मॉडर्न आतंकवादी इस रास्ते का भी भरपूर उपयोग करते हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान जैसी सरकारें इन आतंकवादियों के लिए इस तरह की क्राउड फंडिंग ऑर्गेनाइज करती हैं। और पिछले 5 सालों में जिस तरह से फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ग्रो और डेवलप हो रही है, ऐसे में जब गवर्नमेंट्स और एजेंसीज एक लूप होल फिक्स करती हैं तो ये कोई और लूप होल ढूंढ लेते हैं। इसलिए इनके लिए अब फंड इकट्ठा करना बहुत बड़ा टास्क बचा ही नहीं है। कम्युनिकेशन के लिए लोग गेमिंग चैट का यूज करते हैं, इसलिए इसको भी ट्रेस करना आसान नहीं होता। खैर, तो FATF की इस रिपोर्ट में पहली बार स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म की बात की गई है। भारत हमेशा से इस स्टैंड को अपहोल्ड करता आया है और हमेशा से कहता आया है कि पाकिस्तान किस तरह से जमातुल दावा और लश्कर-ए-तैयबा जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फंड करता है, उनको स्टेट प्रोटेक्शन देता है और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में उनका यूज करता है। FATF ने बिना पाकिस्तान का नाम लेते हुए एक्नॉलेज किया कि सर्टेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको गवर्नमेंट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट करती हैं, उनके लिए फंड रेज करती हैं और उन्हें नेशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं। देखिए, पाकिस्तान और FATF का रिश्ता बहुत पुराना है। पाकिस्तान अक्सर FATF की ग्रे लिस्ट में रहता है। ग्रे लिस्ट यानी कि टेरर फाइनेंसिंग के लिए अंडर वॉच रहना। पाकिस्तान 2008 से 2010, 2012 से 2015 और 2018 से 2022 तक ग्रे लिस्ट में रहा है। जब कोई कंट्री ग्रे लिस्ट में आ जाती है तो उन्हें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशन से एड मिलनी बंद हो जाती है। इधर भारत काफी लंबे समय से पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट और उसके बाद ब्लैक लिस्ट तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और FATF की यह रिपोर्ट भारत के इस एफर्ट में सहयोगी साबित होगी। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से पूरी दुनिया के सामने भारत ने पाकिस्तान में बेस्ड और हाईली प्रोटेक्टेड टेररिस्ट कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया, उनका लाइव प्रूफ दुनिया को दिखाया। इस अटैक में जो आतंकवादी मारे गए उनके जनाजे में पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी के लोगों का मौजूद होना, आतंकवादियों के ताबूतों पर पाकिस्तानी झंडा होना और उनके जनाजों को उठाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी का कंधा होना, ये अपने आप में फैक्चुअल एविडेंस है। इसलिए अब जरूरत एविडेंस की नहीं है बल्कि डिप्लोमेसी की है, क्योंकि जब तक US और चाइना पाकिस्तान को शील्ड करते रहेंगे पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में दोबारा जाने से बचता रहेगा। इसलिए इंडिया को इस डायरेक्शन में कंटिन्यूअस एफर्ट करते रहना होगा। आपने देखा होगा चाइना ने SCO में पाकिस्तान के खिलाफ पहलगाम कंडेमनेशन को नहीं होने दिया, पर उसके बाद क्वाड समिट में और ब्रिक्स समिट में पहलगाम के अटैक का कंडेमनेशन देखने को मिला। चाइना क्वाड में तो नहीं है पर ब्रिक्स का फाउंडिंग मेंबर है, फिर भी ये कंडेमनेशन हुआ। इसका श्रेय आप पार्शली इंडिया की डिप्लोमेसी को दे सकते हैं और पार्शली आप दे सकते हैं बदलते हुए जियोपॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस को। देखिए, आपने नोटिस किया होगा कि ब्रिक्स में शी जिनपिंग नहीं आए। ये बात पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक चर्चा का विषय बन चुकी है कि आखिर शी जिनपिंग कहाँ गायब। कोई कह रहा है शी जिनपिंग रिटायर होना चाहते हैं, कोई कह रहा है शी जिनपिंग US के साथ टैरिफ वॉर में बिजी हैं, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि सर्टेनली चाइना इज अवॉइडिंग समथिंग फॉर विच चाइना शुड नॉट बी ब्लेम्ड फॉर।
मतलब शी जिनपिंग ब्रिक्स के समिट में नहीं पहुंचे, वहां पर पहलगाम अटैक का कंडेमनेशन हुआ और यहाँ पर यह दिखाया गया कि ये सब कुछ चाइना के एब्सेंस में हुआ। चाइना वहां होता तो ये ना होता। हालांकि चाइना के प्राइम मिनिस्टर वहां पर थे, बट ही इज नॉट द हेड ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पर चाइना करना क्या चाहता है? क्या चाइना पाकिस्तान से विड्रॉ कर रहा है या पाकिस्तान की किसी बात से खफा है? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद यूएस, पाकिस्तान और चाइना इस एंगल पर इक्वेशंस बदली हैं। आसिम मुनीर चाइना को छोड़कर यूएस की तरफ टिल्ट होता दिखा है। ये बात अभी खुलकर सामने नहीं आई है, पर चाइना इस बात से खुश नहीं है। आसिम मुनीर अमेरिका जाता है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करता है और डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करके आता है। इसके तुरंत बाद ईरान पर अटैक हो जाता है और इधर डोनाल्ड ट्रंप 14 देशों पर टैरिफ इंपोज करते हैं। बांग्लादेश का नाम होता है पर पाकिस्तान का नाम नहीं होता। इंडिया का नाम नहीं है क्योंकि इंडिया तो ट्रेड निगोशिएट कर रहा है, पर पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं है? पाकिस्तान क्या निगोशिएट कर रहा है? कहीं ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तो नहीं? और अगर ये सारे स्पेकुलेशन सही हैं, तो आने वाले वक्त में आपको एक बड़ा चेंज पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलेगा, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में देखने को मिलेगा और एक और बड़ा डेवलपमेंट आपको भारत और चाइना के रिलेशंस में भी देखने को मिलेगा। और ये डेवलपमेंट एक पॉजिटिव नोट पर होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, इक्वेशंस बदल रही। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।